हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हेनरी फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से चेक कर सकते हो। प्लस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ में हमारा चैप्टर फिनिश होगा। आज हम लोग देखेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेलर के दो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। टेलर ने प्रिंसिपल्स तो दिए ही थे मैनेजमेंट के, प्लस कुछ टेक्निक्स भी बताई थी कि इन टेक्निक्स को अगर आप बिजनेस में यूज में लोगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बिजनेस के गोल्स को आप बहुत जल्दी से बहुत आराम से अचीव कर लोगे। तो उन्हीं टेक्निक्स को स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। भाई फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। According to this technique, factory should be divided into two departments. भाई टेलर कहते हैं कि नॉर्मली फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। बट देखिए यही जो बंदे हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन्हीं को साथ साथ में प्लानिंग भी करनी होती है। यही प्लान करते हैं कि कहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना है, क्या क्या प्रोडक्शन के स्टेप्स होंगे, कितने टाइम के अंदर काम कंप्लीट करना है। तो भाई टेलर ने बोला ना, ऐसा मत करो, आप फैक्ट्री को टू डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो। एक डिपार्टमेंट बना दो प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर ही फोकस करेगा, उसे प्लानिंग वाला बर्डन झेलने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक क्या कहती है कि फैक्ट्री को टू डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कि भाई प्लानिंग वाले सारा प्लानिंग का काम करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस देंगे। वहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक्चुअली प्रोडक्शन करेगा और वो प्रोडक्शन पर फोकस कर सकता है, उसको अननेसेसरीली प्लानिंग पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब भाई टेलर बोलते हैं कि इस काम के लिए हमें क्या करते हैं, कुछ सुपरवाइजर्स बना देते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स क्रिएट कर देते हैं दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो टेलर ने कहा टोटल 8 एक्सपर्ट्स बना दो, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। और ये एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एकदम स्पेशलाइज्ड पर्सन होने चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए, बहुत ऑनेस्ट होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए कि फटाफट फटाफट काम हो। तो टेलर ने बोला भाई सारी क्वालिटीज तो एक ही बंदे में नहीं हो सकती, तो 8 अलग अलग बंदे लेकर आओ। 4 कौन से डिपार्टमेंट में डालो, प्लानिंग डिपार्टमेंट में। 4 कौन से डिपार्टमेंट में डालो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो देखो प्लानिंग के अंदर जो 4 बंदे वो कौन है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ डिसिप्लिनेरियन। सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले बंदों को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। भाई टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होता है, ये टाइम सेट करता है कि किसी भी जॉब को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, मतलब कब जॉब को स्टार्ट करना है, कब जॉब को एंड करना है। प्लस साथ ही साथ में कॉस्ट से रिलेटेड प्लानिंग भी करता है। ये कॉस्ट शीट बनाता है कि भाई किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कम से कम इतनी कॉस्ट तो आएगी ही, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखता है, भाई किसी भी जॉब को कितने टाइम में परफॉर्म करना है, कंप्लीट करना है, प्लस उस जॉब को कंप्लीट करने में क्या कॉस्ट लगेगी। एक होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये कुछ नहीं करता, जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई किसी भी चीज को इस तरह से आपको करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ये काम इस तरह से करना है, बेसिक जनरल गाइडलाइंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है। फोर्थ होता है डिसिप्लिनेरियन। भाई डिसिप्लिनेरियन का क्या काम है, डिसिप्लिनेरियन का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस भी तरह से बताया जा रहा है कि काम करो, काम उसी तरह से हो। मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट जैसे बता रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वैसे ही काम करे। जॉब जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट हो, जो ऑर्डर है वो फॉलो होना चाहिए। और एक होता है रूट क्लर्क। भाई हर काम को करने की कुछ स्टेजेस होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं। कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूट क्लर्क क्या बताता है, वही स्टेप्स बताता है, वो सीक्वेंस बता रहा है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। तो किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसेस है, वो डिसाइड करने का काम किसका है, रूट क्लर्क का। अब एक दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट होता है गैंग बॉस, देन होता है स्पीड बॉस, देन होता है रिपेयर बॉस एंड देन होता है इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, टाइम डिसाइड करता है कि किसी भी जॉब को इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, प्लस इसकी इतनी कॉस्ट आनी चाहिए।
तो स्पीड बॉस ये मेक श्योर करता है कि जो टाइम डिसाइड करा गया है उस टाइम के अंदर काम कंप्लीट हो। ये स्पीड का ध्यान रखता है कि भाई जो टारगेट सेट करा है कि भाई 5 डेज में काम को करना है तो 5 डेज में ही काम कंप्लीट हो। ये कौन देखेगा? स्पीड बॉस। नेक्स्ट है हमारा रिपेयर बॉस कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, बहुत सारी मशीन्स भी होती है जिन्हें कंटिन्यू रिपेयर की जरूरत होती है। तो ये मेक श्योर करता है कि वो टूल्स और मशीनरी सही कंडीशन में है या नहीं है। उनके रिपेयर का ध्यान कौन रखता है? रिपेयर बॉस। एक होता है गैंग बॉस। ये मेक श्योर करके रखता है कि टूल्स, मशीनरी और जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे प्रॉपर्ली अवेलेबल हैं या नहीं है। क्योंकि भाई अगर इनमें से कोई भी चीज गायब हो जाएगी, कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होगी तो वर्क क्या होगा? डिले होगा, काम करने में टाइम लगेगा। तो ये मेक श्योर करके रखता है तीनों चीजों का प्रॉपर अरेंजमेंट हो, रिसोर्सेज का भी, मशीनरी का भी और टूल्स का भी, हर चीज प्रॉपरली अवेलेबल हो। और लास्ट है हमारा इंस्पेक्टर। भाई इंस्पेक्टर का काम है ये मेक श्योर करके रखता है क्वालिटी सही हो, जो चीजें बनाई जा रही है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चीजें बना रहा है उनकी क्वालिटी अच्छी हो। ये मेक श्योर करके रखने का काम किसका है? इंस्पेक्टर का। तो कुल मिला के फंक्शनल फोरमैनशिप में हम लोगों ने क्या करा? टेलर ने बोला 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। कौन कौन से ग्रुप? प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टोटल 8 एक्सपर्ट्स होंगे, टोटल 8 सुपरवाइजर्स होंगे, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इतने सारे एक्सपर्ट्स लगा दिए, इतने सारे सुपरवाइजर्स लगा दिए तो काम आप एफिशिएंटली अचीव करोगे, अपने रिजल्ट्स बेस्ट दोगे। नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए दोनों अलग अलग चीजें, स्टैंडर्डाइजेशन अलग है, सिंप्लीफिकेशन अलग है। पहले स्टैंडर्डाइजेशन समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस ऑपरेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि भाई ये प्रोडक्ट बनाना है ना आपको तो इसका ये स्टैंडर्ड होगा, यही इसका कलर होना चाहिए, ये इसका साइज होना चाहिए, यही इसकी शेप होनी चाहिए, यही वेट होना चाहिए, ये इसका मेजरमेंट होना चाहिए, यही क्वालिटी होनी चाहिए, हर चीज एकदम क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लेते हैं। मोबाइल फोन के अंदर आप एक पर्टिकुलर सीरीज का पर्टिकुलर मॉडल ले लो, ठीक है। अब अगर आप किसी भी शॉप पर जाओगे, किसी भी शॉप पर जाके वो पर्टिकुलर सीरीज का पर्टिकुलर अगर मॉडल आप मांगोगे तो आपको उसका सेम ही साइज मिलेगा, सेम टाइप का मिलेगा, सेम उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेम उसका वेट होगा, सेम उसकी शेप होगी, सब कुछ सेम होगा, कुछ अलग नहीं होता। इसे ही क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन, कि सेम बनाकर चलना, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखना, सब कुछ सेम होना। तो स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड ही नहीं है कि आप उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखो कि भाई इस क्वालिटी का होना चाहिए, बट इट रेफर्स टू स्टैंडर्ड फॉर साइज, कि भाई सेम साइज होना चाहिए, सेम टाइप होना चाहिए, सेम वेट होना चाहिए, मेजर सेम होना चाहिए, उसकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। तो सब कुछ सेम हो उसे क्या बोलेंगे हम? स्टैंडर्डाइजेशन। वहीं दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Simplification means elimination of unnecessary diversity of product, size and types। भाई कई बार आपने देखा है कि कोई प्रोडक्ट है, अब उसके वो प्रोडक्ट बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होता है या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप की शेप में अवेलेबल होता है। तो भाई उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करना, एक्स्ट्रा साइजेस आपने बढ़ा रखे हैं, एक्स्ट्रा उसकी आपने कलर शेप के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं, उन चीजों को एलिमिनेट करना, मतलब जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया, एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी हम लोगों ने ले ली। अब ये सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो है वो कुछ 100 टाइप्स की सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, अलग अलग टाइप्स की सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, मतलब प्रोडक्ट तो एक ही है सॉफ्ट ड्रिंक, बट उसने डाइवर्सिटी ले आई, अलग अलग तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रही है। भाई जब अलग अलग तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रही है तो ऑब्वियस ही बात है पैसे भी ज्यादा लगते होंगे, लेबर ज्यादा लगती होगी, रॉ मटेरियल ज्यादा लगता होगा, हर तरह से कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो सिंप्लीफिकेशन कहता है कि भाई इस काम को थोड़ा सिंपल करो, 100 टाइप्स की बनाने की बजाय कम ही बना लो, 10 टाइप्स की बना लो। 10 टाइप्स की बनाओगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कम आएगी और आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी ना। अभी तक आप 100 पर फोकस कर रहे थे, अब आप 10 पर ही फोकस करोगे तो कॉस्ट भी कम आएगी और 10 पर फोकस कर रहे हो तो क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। तो वही कई बार जब हम बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट कर देते हैं कि एक ही तरह के प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग वेराइटी लेकर आ रहे हैं, अलग अलग साइज में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के लॉन्च कर रहे हैं, तो उस चीज को जितना कम हो सके उतना कम करो, उसको एलिमिनेट करो। इतने सारी चीजों पर फोकस करने की बजाय है उसकी कुछ ही चीजों पर फोकस करो और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करो।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी वर्क स्टडी। देखिए, वर्क स्टडी एम्स एट मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। भाई वर्क स्टडी का मकसद है कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, जितना प्रोडक्शन हो सके उतना प्रोडक्शन हो, वो भी सबसे कम कॉस्ट पर, मिनिमम कॉस्ट पर। तो भाई 4 तरह की वर्क स्टडीज है। फर्स्ट है फैटिग स्टडी, सेकंड है मेथड स्टडी, थर्ड है टाइम स्टडी और लास्ट है मोशन स्टडी। वन बाय वन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडीज। फटीग स्टडी क्या कहती है? फटीग स्टडी कहती है कि भाई हमें बहुत ही नेचुरल है, हमें पता है कि हर एम्प्लॉय काम करते करते थक जाता है। थकता है या नहीं है कि अगर कंटिन्यू काम करता है तो हर एम्प्लॉय को थकान होती है, ह्यूमन नेचर है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो भाई उसको बीच में रेस्ट इंटरवल देना जरूरी है या नहीं है? रेस्ट इंटरवल दो ताकि वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाए, ताकि वो दोबारा से एनर्जेटिक हो जाए और अपना बेस्ट दे सके। तो फैटिग स्टडी क्या करती है? फैटिग स्टडी फाइंड आउट करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कि भाई कितने कितने टाइम पीरियड के अंदर रेस्ट इंटरवल्स दिए जाएं। 4 घंटे के अंदर रेस्ट इंटरवल दे दो, 5 घंटे के अंदर रेस्ट इंटरवल्स बार बार इंप्लॉइज को दे दो, तो इससे क्या होगा? वो दोबारा एनर्जेटिक हो जाएगा, दोबारा से एनर्जी आ जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, इन रेस्ट इंटरवल्स की क्या ड्यूरेशन रखो कि भाई बीच में जो छोटे छोटे रेस्ट इंटरवल्स हो रहे हैं वो 10-10 मिनट के हो जाएं, 15-15 मिनट के हो जाए। जो लंच ब्रेक हो रहा है वो 30 मिनट्स का हो जाए, 40 मिनट्स का हो जाए। तो क्या इन रेस्ट इंटरवल्स की ड्यूरेशन रखनी है? एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कितने रेस्ट इंटरवल्स एक दिन में पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देने हैं। तो फटीग स्टडी सिंपल सा क्या कहती है कि ये बहुत ही नेचुरल है, हमें पता है एम्प्लॉय है वो काम करते करते थकेगा, ह्यूमन नेचर है। और अगर आप चाहते हो कि वो अपना बेस्ट दे, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो बीच बीच में उसको रेस्ट इंटरवल्स दे दो, ब्रेक्स दे दो। तो ये फाइंड आउट करना कि कितने कितने टाइम के अंदर उसको ब्रेक देना है, रेस्ट इंटरवल देना है, कितने ड्यूरेशन का रेस्ट इंटरवल देना है और एक दिन में कितने रेस्ट इंटरवल्स देने हैं, ये सब किस में आएगा? फटीग स्टडी में। नेक्स्ट है हमारी मेथड स्टडी। This study is conducted to find out the best method of doing a job that keeps the cost minimum and maximized quality and customer satisfaction। भाई मेथड स्टडी कहती है कि हर चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई भी जॉब को परफॉर्म करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो भाई सब मेथड्स में से बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करो कि कौन सा बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड कौन सा मेथड होगा? जो कॉस्ट को सबसे कम रखेगा, जो कॉस्ट को मिनिमम रखेगा पर क्वालिटी को सबसे बेस्ट रखेगा और कस्टमर्स को एक अच्छा सेटिस्फैक्शन देगा। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन बहुत आराम से मिलेगा जब उसको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट को बनाने की अगर आपकी खुद की कॉस्ट ही कम आ रही है तो आप कम में बेचोगे उसको, तो प्राइस भी कम होगी। तो कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्यों इंक्रीज नहीं होगा? तो मेथड स्टडी क्या कह रही है कि हर चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आप बेस्ट मेथड फाइंड आउट करो, ऐसा मेथड जो कॉस्ट को क्या रखे? मिनिमम रखे। कॉस्ट को अगर मिनिमम रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो सेलिंग प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं कम रहेगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि भाई उसको वो चीज सस्ते में मिल रही है प्लस बेस्ट क्वालिटी की मिल रही है। तो ये हो गई हमारी मेथड स्टडी। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। अबे टाइम स्टडी मतलब कि हर जॉब को परफॉर्म करने में कुछ टाइम लगता है, तो ये देखना कि भाई स्टैंडर्ड कितना टाइम लगेगा किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वही सब किस में आता है? टाइम स्टडी में। तो डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब, कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा, ये सोचना। अब भाई ये सोचने में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर साइंस होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रिंसिपल में, कि भाई जब आप देख रहे हो कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, जब आप एम्प्लॉय के लिए टारगेट सेट कर रहे हो कि भाई तुझे इतने टाइम के अंदर ये काम मुझे करके देना है, तो साइंटिफिकली सोच लो। सिर्फ खुद के पास एक्सपीरियंस के बेसिस पर एम्प्लॉय के लिए टारगेट सेट मत करो, साइंटिफिकली सोच के देखो कि वाकई में इस जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब। सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए टारगेट सेट करना कि भाई इतने टाइम के अंदर आपको इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एक दिन में इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एक वीक में इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 1 मंथ में इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। तो एम्प्लॉइज के लिए टारगेट सेट करना ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब एंड कैटेगराइजिंग एम्प्लॉइज एज एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। भाई अब डिसाइड करना कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, ये भी किस में आता है? टाइम स्टडी के अंदर। कि पता लगाना कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने एम्प्लॉइज चाहिए, किस में आएगा? टाइम स्टडी के अंदर।
और एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट की कैटेगरीज में डिवाइड कर देना कि भाई ये एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है जो अपना बेस्ट देते हैं, ये इनएफिशिएंट है मतलब लर्न करें, इन्हें थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना क्योंकि हम पे भी इनको उसी अकॉर्डिंग करते हैं। लास्ट है हमारी मोशन स्टडी। भाई मोशन स्टडी का मतलब क्या है आपको पता है, हर एम्प्लॉय काम जब करता है तो उसकी कुछ मूवमेंट होती है या नहीं होती है। बहुत नॉर्मल सी बात है, 9 बजे का टाइम है, एक वर्कर आ रहा है, फैक्ट्री गेट से अपनी वर्क प्लेस तक पहुंचने में उसको 5-7 मिनट लग जाती हैं, गप्पे मारते हुए आ रहा है या जो भी है, लगता है नहीं लगता है टाइम, तो कुछ मूवमेंट्स हो रही है, ये कुछ मोशंस हो रहे हैं, ठीक है। वॉशरूम जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, मोशन है। पानी पीने गया, मोशन है। किसी टूल को लेने गया, टूल बॉक्स तक गया, ये मोशन है, टाइम लग रहा है। तो भाई बहुत सारा मोशन होता है, मतलब बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं एम्प्लॉयज की। तो ये पता लगाना कि भाई कौन सी मूवमेंट्स प्रोडक्टिव है, कौन सी मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव है, फालतू की है, गप्पे मारने में जा रही हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, डिटरमाइनिंग मूवमेंट ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग वर्क। ये देखना कि वर्क के टाइम पर, जॉब को परफॉर्म करते टाइम पर एम्प्लॉय कितनी मूवमेंट कर रहा है। फिर डिफरेंशिएट करना बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। भाई कौन सी मूवमेंट प्रोडक्टिव है, कौन सी मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है। कौन सी मूवमेंट भाई नेचुरल है कि टूल्स लेने गया, नेचुरल मूवमेंट है। वॉशरूम गया है, नेचुरल मूवमेंट्स है। बट ठीक है, पानी पीने गया है और रास्ते में लोगों से बातें कर रहा है, गप्पे मार रहा है, वो कौन सी मूवमेंट है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। नेक्स्ट, कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। जहां तक पॉसिबल है इन वेस्टफुल मूवमेंट्स को कम से कम करना, ठीक है। कि भाई टूल्स लेने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, टूल बॉक्स पास में अरेंज कर दो उसका, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, गप्पे मारने में ध्यान कम जाएगा। नहीं तो वो क्या करेगा, बार बार टूल बॉक्स लाने के बहाने, बातें करने के बहाने टूल बॉक्स लेने जाएगा। तो इन वेस्टफुल मूवमेंट्स को कम कर देना। तो अरेंजमेंट ऑफ टूल्स, कि भाई टूल्स को इस तरह से अरेंज करो कि उसका वेस्टेज ऑफ टाइम कम से कम हो। तो ये सब आ गया किसमें, मोशन स्टडी के अंदर। तो ये जो 4 हम लोगों ने डिस्कस करी वर्क स्टडीज हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार आप बुक की रीडिंग जरूर लगाएंगे इसकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। It pays emphasis on paying different rate of wage for efficient and inefficient employees. बिल्कुल भाई, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है कि आप सारे एम्प्लॉयज को सेम थोड़ी ना पे करोगे। कोई एम्प्लॉय आपको ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है, कोई एम्प्लॉय कम प्रोडक्शन करके दे रहा है, तो भाई पे भी इनको उसी अकॉर्डिंग करो। जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको ज्यादा पे करो, जो कम प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम पे करो। तो ये यही कहता है कि अलग अलग पे करना है हमें वेजेस, एफिशिएंट एम्प्लॉयज को और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को। भाई एफिशिएंट एम्प्लॉयज जो ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहे हैं उन्हें ज्यादा पे करो, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज जो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हें कम पे करो। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट वर्कर्स विल मोटिवेट देम। भाई जब आप एफिशिएंट वर्कर्स को, एफिशिएंट एम्प्लॉयज को ज्यादा पे करोगे तो वो उल्टा और मोटिवेट होंगे। वो सोचेंगे यार हम एफिशिएंट है, हमें ज्यादा मिल रहा है, तो हम तो एफिशिएंट की कैटेगरी में ही रहेंगे हमेशा, हम हमेशा हमारा बेस्ट देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें वेजेस ज्यादा मिलेंगी। वहीं एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट वर्कर्स विल मोटिवेट द इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज। जब आप एफिशिएंट एम्प्लॉयज को ज्यादा पे कर रहे हो तो जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है वो कहीं ना कहीं सोचेगा ना, यार हम भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ जाएं तो हमें भी पे ज्यादा मिलेगा। तो वो भी अपना मतलब टारगेट ज्यादा सेट करेंगे, वो भी अपना बेस्ट देंगे, वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे ताकि वो एफिशिएंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ जाए और उन्हें भी ज्यादा पे मिले। Payment should be made according to number of units produced. It will increase productivity. अब भाई आप टारगेट सेट कर दो कि आपको इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, जो जितनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसको उतना ही पे मिलेगा। तो इससे क्या होगा, वर्कर सोचेंगे यार ज्यादा से ज्यादा बनाए, ज्यादा पे मिलेगा, तो अपने आप ही ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो कंपनी के लिए अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी। लास्ट टेक्निक डिस्कस करते हैं। लास्ट टेक्निक है हमारी मेंटल रिवॉल्यूशन। बहुत ही छोटी सी टेक्निक है। इट एम्स एट चेंजिंग द मेंटल एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टूवर्ड्स ईच अदर। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है मैनेजर्स का ग्रुप और दूसरा ग्रुप होता है
वर्कर्स का ग्रुप। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन सा समझते हैं। मैनेजर सोचते हैं वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, वर्कर्स तो कुछ कर ही नहीं सकते, वर्कर्स के बस की ही नहीं है, मतलब वर्कर्स तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन ही करके नहीं दे रहे। वहीं वर्कर्स सोचते हैं मैनेजर्स हमसे इतना काम करा रहे हैं और हमें पे भी इतना कम कर रहे हैं। तो भाई मेंटल रिवॉल्यूशन कहता है कि इनके एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। किन के एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए? मैनेजमेंट के एटीट्यूड में और वर्कर्स के एटीट्यूड में टूवर्ड्स ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स थोड़ी ना है जो आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के बारे में इस तरह से सोचेंगे। तो इनका एक मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, इनके एटीट्यूड में एक चेंज आना चाहिए। इट एम्स एट बिल्डिंग कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, कि भाई मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए, एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, हार्मनी वाली फीलिंग होनी चाहिए, ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए, आपस में ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ फीलिंग ऑफ सस्पिशन अमंग द माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कि भाई ये जो चल रहा है ना वर्कर्स और मैनेजमेंट के माइंड में कि वर्कर्स सोच रहे हैं हमें कम पे करा जाता है, हमसे ज़्यादा काम कराया जाता है, मैनेजमेंट सोच रहा है वर्कर्स कोई काम ही नहीं करते, ये चीज़ एलिमिनेट हो जाए, ये चीज़ खत्म हो जाए, तो उनके एटीट्यूड में एक पॉजिटिव चेंज आए और दोनों मिलकर काम करें कोऑपरेशन के साथ में, सारी डिसीजन सोच समझ के एक साथ लिए जाएं, मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स के सजेशंस ले, प्लस वर्कर्स ये स्ट्राइक्स वगैरह पर ना जाएं, मैनेजमेंट को सपोर्ट करें। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार दोबारा से सारे वीडियोस देख लेने हैं, आपने जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, जो नोट्स बनाए हैं उन्हें पढ़ना है और साथ में एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। प्लस अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो माय कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, आप अपनी क्वेरीज आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।